नमस्कार। चलिए आज शुरू करते हैं उसके आगे जहाँ तक आप लोगों ने पिछली क्लास में देखा था। पिछली क्लास में हमने इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन तक बात कर ली थी और आज की क्लास में अब देखेंगे थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंजेज। थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंजेज में हम देखेंगे यहाँ पर कि किस प्रकार से इंटरफेरेंस पैटर्न में ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेज बनती हैं और उन ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेज की पोजीशन क्या होगी, और पोजीशन निकालने के लिए हम सेंट्रल पॉइंट से या सेंट्रल फ्रिंज से हम किसी भी ब्राइट या डार्क फ्रिंज की पोजीशन को यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे और उसकी पोजीशन को देखेंगे। इसके लिए हमें जो इंटरफेयरिंग वेव्स होंगी जो कि दो कोहेरेंट सोर्स से आगे बढ़कर सुपर इम्पोज करेंगी, उनके बीच के ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस को कैलकुलेट करना होगा। और इसके लिए हम यहाँ पर यंग्स एक्सपेरिमेंट को एक बार फिर से ऑब्जर्व करेंगे और यंग्स एक्सपेरिमेंट में जो दोनों कोहेरेंट सोर्स से निकलने वाली लाइट वेव थी उनके बीच के ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस को कैलकुलेट करेंगे और देखेंगे कि कहाँ पर ब्राइट और कहाँ पर डार्क फ्रिंज की पोजीशन है। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं यहाँ पर। इसके लिए सबसे पहले यहाँ पर हम कंसीडर कर लें कि ये कोई आपकी स्लिट है, यस, जिस पर किसी लाइट सोर्स से लाइट इंसिडेंट कर रही है और ये लाइट सोर्स आपका मोनोक्रोमेटिक है। डायग्राम बनाते जाएंगे आप लोग। ये आपका मोनोक्रोमेटिक सोर्स है, इससे लाइट निकलेगी, इस स्लिट पर पड़ेगी और इसके बाद इससे एक फाइनाइट स्मॉल डिस्टेंस पर दो स्लिट और ले लेंगे, S1 और S2, जैसा कि आपने पहले किया था, S1 S2। अब यहाँ पर देखें कि अगर हम स्क्रीन को कुछ डिस्टेंस पर रख देते हैं, ये मान लीजिए कि आपकी स्क्रीन है, यहाँ पर इन दोनों स्लिट से जो लाइट वेव निकलेगी वो मान लीजिए कि यहाँ पर उस लाइट वेव को कंसीडर कर रहे हैं जो कि पॉइंट P पर, स्क्रीन के पॉइंट P पर आकर सुपर इम्पोज कर रही हैं। ये पॉइंट P है और यहाँ पर ये पॉइंट स्क्रीन का सेंट्रल पॉइंट C है। सेंट्रल पॉइंट C से पॉइंट P की जो डिस्टेंस है उसको मान लेते हैं कि यहाँ पर x है। यहाँ पर देखें कि अगर S1 और S2 से हम सेंट्रल लाइन या जिसे आप एक्सिस लाइन कह सकते हैं उससे पैरेलल लाइन ड्रा करें इस प्रकार से, तो इस सिचुएशन में दोनों सोर्स, मतलब कि जो यहाँ पर कोहेरेंट सोर्स की तरह बिहेव कर रहे हैं स्लिट S1 S2, इनके बीच के सेपरेशन को, इनके बीच की डिस्टेंस को अगर हम यहाँ पर स्मॉल d मान लें तो यहाँ पर ये जो डिस्टेंस होगी सेंट्रल पॉइंट से ये d/2 के इक्वल होगी और ये डिस्टेंस भी d/2 के इक्वल होगी। कोहेरेंट सोर्स से जो स्क्रीन की डिस्टेंस है इसको कैपिटल D ले लिया जाए, क्योंकि हमें ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस निकालना है तो इन सब डिस्टेंस की हमें यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी। इन पॉइंट को यहाँ पर Q और R कह दें, ठीक है। इस सिचुएशन में अब आपको जो ये दोनों रेज चल रही हैं, एक रेज हो गई आपकी यहाँ पर S1 से P तक, मतलब इसको SP रे कह सकते हैं, और दूसरी S2 से P तक है, S2P कह सकते हैं। पहली S1P और दूसरी S2P, इन दोनों के बीच ऑप्टिकल पाथ कैलकुलेट करना है। और जब ऑप्टिकल पाथ कैलकुलेट करना होगा तो इस सिचुएशन में अगर हम पॉइंट S1 जो स्लिट है S1, इससे S2P रे पर नॉर्मल ड्रा कर दें और ये कहें कि ये नॉर्मल इस पॉइंट पर N पर आकर मिल रहा है,
तो इस सिचुएशन में यहाँ पर S2 से N तक की जो डिस्टेंस है ये ज्योमेट्रिकल डिस्टेंस का डिफरेंस हो जाएगा दोनों रे के बीच में, और अगर हम मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से मल्टीप्लाई कर दें तो ये डिस्टेंस यहाँ पर दोनों रे के बीच के ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस डेल्टा P को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, ऑप्टिकल पाथ हमने बताया था यहाँ पर कि ऑप्टिकल पाथ इज द प्रोडक्ट ऑफ ज्योमेट्रिकल डिस्टेंस एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इन एनी टाइम t ट्रेवर्स बाई ए लाइट रे इन दैट मीडियम, ये हमने बताया था। तो ये यहाँ पर ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस आएगा। ठीक है, अब जब इस प्रकार से आपने यहाँ पर कंसिडरेशन कर लिया तो अब हमको यहाँ पर दोनों लाइट रे जो कि S1 और S2 दोनों आपके कोहेरेंट सोर्स हैं, इनसे निकल कर पॉइंट P पर जाकर सुपर इम्पोज कर रही हैं, और पॉइंट P पर हो सकता है कि ब्राइट या हो सकता है कि डार्क फ्रिंज का फॉर्मेशन हो रहा हो। अब ब्राइट फ्रिंज का फॉर्मेशन हो रहा है या डार्क फ्रिंज का फॉर्मेशन हो रहा है, ये तो हम देखेंगे कि यहाँ पर पॉइंट P पर जो ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस है वो मैक्सिमा की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, मतलब होल नंबर मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ है, या मिनिमा की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, मतलब कि ऑड नंबर मल्टीपल ऑफ हाफ वेवलेंथ है। इससे यहाँ पर डिसीजन होगा। तो आइए शुरू करते हैं इसको आगे। इसमें 2 लाइन थोड़ा सा हम फिगर के बारे में डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। लिखेगा, लेट S1 एंड S2 be two coherent sources separated by a distance d, स्मॉल d लिखेंगे, फुल स्टॉप के बाद लेट ए स्क्रीन बी प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस कैपिटल D from coherent sources, from coherent sources therefore point C on the screen is equidistant, ये सेंट्रल पॉइंट C, therefore point C on the screen be equidistant from S1 and S2, दोनों S1 और S2 से सेंट्रल पॉइंट C इक्वल डिस्टेंस पर होगा, और अगर ये पॉइंट C इक्वल डिस्टेंस पर है S1 से और S2 से इक्वल डिस्टेंस पर है तो पॉइंट C पर जो ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस होगा वो 0 होगा, एंड हेंस द ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस एट पॉइंट C between the two rays is 0. Thus the point C has maximum intensity. अगर यहाँ पर ऑप्टिकल पाथ 0 है इसका मतलब कि वो होल नंबर मल्टीपल ऑफ लैम्डा है, 0 का मल्टीपल लैम्डा से यहाँ पर पाथ डिफरेंस पॉइंट C पर डेल्टा P की अगर बात करें तो 0 है, और ये मैक्सिमा की कंडीशन होगी। ठीक है, इसके बाद अब जैसे जैसे हम सेंट्रल पॉइंट C के दोनों तरफ स्क्रीन पर आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको क्रमशः डार्क ब्राइट फ्रिंजेज मिलती जाएंगी। पॉइंट C पर आपकी ब्राइट फ्रिंज रहेगी। मतलब ये हुआ कि अगर इस डायग्राम में हम थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करें और ये दिखाएं कि कहाँ पर ब्राइट है कहाँ पर डार्क फ्रिंज है इंटरफेरेंस पैटर्न का, तो कुछ इस प्रकार से अगर यहाँ पर मॉडिफिकेशन करते हैं और सेंट्रल पॉइंट C के सामने जो फ्रिंज आएगी, यहाँ पर ये फ्रिंज आपकी ब्राइट होगी, इसके जस्ट बाद डार्क फ्रिंज बनेगी, इसके बाद फिर ब्राइट फ्रिंज आएगी,
इस तरह से क्रमशः ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेज स्क्रीन पर दिखाई पड़ेंगी आपको। कुछ इस प्रकार का हम एजम्पशन कर ले रहे हैं कि इस प्रकार का फ्रिंज पैटर्न आएगा। पॉइंट सी पर जो फ्रिंज बनेगी वो पॉइंट सी के दोनों तरफ एग्जिस्ट करेगी। इसका आधा पार्ट पॉइंट सी से जो लाइन ये पास कर रही है इसके नीचे, और आधा पार्ट ऊपर ये सेंट्रल लाइन होगी। इस प्रकार से प्रत्येक फ्रिंज में हम सेंट्रल लाइन यहाँ पर इस प्रकार से शो कर सकते हैं, ये डार्क फ्रिंज में और इसी प्रकार से ब्राइट फ्रिंज के बीच में भी। क्योंकि आगे चलकर हम यहाँ पर इसी डायग्राम की मदद से फ्रिंज विड्थ का कैलकुलेशन करेंगे और देखेंगे कि जो दो कॉन्सिक्यूटिव फ्रिंज के बीच का सेपरेशन है, चाहे आप डार्क फ्रिंज ले लें कॉन्सिक्यूटिव में या ब्राइट की बात करें, इनके बीच का जो सेपरेशन होगा इसको फ्रिंज विड्थ बीटा कहा जाएगा। इस प्रकार से अगर अब हम स्क्रीन पर पॉइंट P कंसीडर करते हैं और पॉइंट P पर हम ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस की बात करें, तो ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस इस डायग्राम के द्वारा ज्योमेट्रिकली हम कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे लिखिएगा, कंसीडर ए पॉइंट P ऑन द स्क्रीन at a distance x from central point C। सेंट्रल पॉइंट C से x डिस्टेंस पर कंसीडर कर ले रहे हैं। अब देखें यहाँ पर द ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस between the waves reaching at P, कहाँ से रीच कर रही हैं? फ्रॉम कोहेरेंट सोर्सेज S1 एंड S2। इज गिवन बाई, ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस की बात कर रहे हैं। यस, सोर्स यस को यहाँ पर सोर्स यस से जो वेव फ्रंट निकला वो आगे चलकर S1 और S2 के द्वारा दो पार्ट में डिवाइड होगा और S1 और S2 से वेव फ्रंट डिवाइड होकर आगे बढ़ेगा, या आप कह सकते हैं कि वेव फॉर्म में बात करें तो डिस्टर्बेंस आगे बढ़ेगा, और उसी को यहाँ पर आप कह रहे हैं कि वेव आगे बढ़ रही है। S1 से P तक और S2 से P तक आगे बढ़ रही है और पॉइंट P पर आकर दोनों वेव सुपर इम्पोज कर रही हैं, और जब सुपर पोजिशन होगा तब आपको वहाँ पर इंटरफेरेंस फ्रिंज दिखाई पड़ रही है। ठीक है, तो अब अगर आपको ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस निकालना है डेल्टा P, तो सिंपली यहाँ पर हम देखेंगे कि जो डिफरेंस आएगा वो होगा आपका S2P माइनस S1P के बराबर। डायरेक्टली हम ज्योमेट्रिकल डिस्टेंस को कंसीडर कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो मीडियम है वो एयर है और एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू ए, ये नियरली 1 होता है, और इस कारण से जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पर 1 से मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। मतलब कि S2P माइनस S1P डायरेक्टली इस डायग्राम से यहाँ पर दोनों वेव जो पॉइंट P पर पहुँच रही हैं उनके बीच का ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस होगा। ठीक है, अब S2P और S1P को हम इस डायग्राम से ज्योमेट्रिकली कैलकुलेट कर सकते हैं। किस प्रकार से करेंगे कि यहाँ पर देखें तो दो राइट एंगल ट्राइंगल बन रहे हैं। एक राइट एंगल ट्राइंगल है आपका S1QP और दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल है S2RP।
इन दोनों राइट एंगल ट्राइंगल के हाइपोटेन्यूज के फॉर्म में S1P और S2P यहाँ पर उपस्थित हैं। तो इनके हाइपोटेन्यूज को आप निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो बेस की लेंथ है D के बराबर है, कैपिटल D, और जो परपेंडिकुलर है यहाँ पर स्क्रीन पर, उसकी वैल्यू आप निकाल सकते हैं। अगर Q से P की डिस्टेंस की बात करें तो ये x माइनस d/2 के इक्वल होगा, और R से P की डिस्टेंस की बात करें तो x प्लस d/2 के इक्वल होगा। मतलब कि यहाँ पर अगर आप S2P माइनस S1P को लिखना चाहते हैं तो S2P इक्वल टू आप लिख सकते हैं यहाँ पर सिंपली S2R, इसका स्क्वायर ले लें, प्लस P से R तक की डिस्टेंस जो है PR स्क्वायर, और अगर हम इसके स्क्वायर रूट को ले लें मीन्स 1/2, तो ये आपका S2P के इक्वल हो जाएगा अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। माइनस S1P की बात करें तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं आप इसको S1Q होल स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा आपका PQ होल स्क्वायर पावर 1/2, ये लिखा जा सकता है। और इनकी वैल्यू को अगर हम पुट करें तो S2R कैपिटल D के इक्वल है D स्क्वायर प्लस PR की वैल्यू फिगर से यहाँ पर x प्लस d/2 के इक्वल है, इसका स्क्वायर पावर 1/2, माइनस यहाँ पर देखें S1Q अगेन इक्वल टू कैपिटल D स्क्वायर प्लस PR इक्वल टू x माइनस d/2 होल स्क्वायर होल पावर 1/2। ये इक्वेशन आपको मिल जाएगी। तो यहाँ से आप इसको लिख सकते हैं, कैलकुलेट करेंगे तो अगर हम D को दोनों से बाहर ले लें तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं डेल्टा P इक्वल टू कैपिटल D को हमने कॉमन ले लिया बाहर, तो ये आपका आ जाएगा पहले ब्रैकेट में 1 प्लस x प्लस d/2 स्क्वायर अपान D स्क्वायर, इसका होल पावर 1/2, माइनस इसमें भी आप लिख सकते हैं यहाँ पर इस प्रकार से 1 प्लस x माइनस d/2 स्क्वायर अपान कैपिटल D स्क्वायर पावर 1/2, ये इक्वेशन आपको मिल जाएगी। ठीक है। अब देखें यहाँ पर कि जब इस फॉर्म में आपने इक्वेशन को लिखा तो चूंकि यहाँ पर जो स्क्रीन्स की डिस्टेंस है कोहेरेंट सोर्स से, ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है एज कंपेरिजन टू दिस डिस्टेंस स्मॉल d एंड द डिस्टेंस ऑफ फ्रिंज फ्रॉम सेंट्रल पॉइंट x। मतलब कि जो यहाँ पर ये क्वांटिटी है x प्लस d स्क्वायर, ये स्मॉल क्वांटिटी है और कैपिटल D लार्ज क्वांटिटी है। इसका मतलब कि यहाँ पर हम बाइनोमियल एक्सपेंशन को यूज कर सकते हैं, और इसको आप लिख सकते हैं यहाँ पर डेल्टा P इक्वल टू कैपिटल D, और ये आ जाएगा 1 प्लस x प्लस d/2 होल स्क्वायर अपान 2D स्क्वायर, एंड हायर पावर टर्म आएंगे यहाँ पर माइनस, इसको भी इसी प्रकार से लिख सकते हैं 1 प्लस x माइनस d/2 होल स्क्वायर अपान 2D स्क्वायर, एंड यहाँ पर आपका आ जाएगा प्लस सुवान। नेगलेक्ट कर दें हायर पावर टर्म, नेगलेक्टिंग हायर पावर terms and retaining
ओनली फर्स्ट टू टर्म्स। हायर पावर टर्म को निगलेक्ट करेंगे, कारण उसका ये होगा कि जो न्यूमरेटर है x प्लस डी होल स्क्वायर, ये ऑलरेडी स्मॉल क्वांटिटी था, और जब इसकी और पावर बढ़ेगी, मतलब कि हायर पावर में जाएंगे, तो ये क्वांटिटी वेरी एंड वेरी स्मॉल हो जाएगी। उस सिचुएशन में आप इस टर्म के जो हायर पावर टर्म आएंगे बाइनोमियल एक्सपेंशन में, उसको आप यहाँ पर नेगलेक्ट कर देंगे, थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेशन करेंगे, और इस प्रकार से अब यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि डेल्टा पी विल बिकम इक्वल टू कैपिटल डी 1 प्लस एक्स प्लस डी होल स्क्वायर अपान 2d स्क्वायर, ये आ जाएगा पहला टर्म। और दूसरा टर्म यहाँ पर -1, माइनस साइन को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स माइनस डी बाई 2 होल स्क्वायर अपान 2d स्क्वायर, ये इक्वेशन आपको मिल जाएगी। अब अगर आप इसका स्क्वायर करते हैं, 2d यहाँ पर स्क्वायर में है, और जब स्क्वायर करेंगे तो इस सिचुएशन में जो आपको वैल्यू मिलेगी वो क्या मिल जाएगी, यहाँ पर देखें कि 1 से 1 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और 2d ये आपका दोनों में है, इसको बाहर लेंगे तो डेल्टा p विल बिकम इक्वल टू, d से d कैंसिल आउट होगा, 1/2d यहाँ पर बच जाएगा, और ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस ये d बाई 2 है आपका, d बाई 2 होल स्क्वायर माइनस x माइनस d बाई 2 होल स्क्वायर, a प्लस बी स्क्वायर माइनस a माइनस बी स्क्वायर, वैल्यू क्या बचती है, डेल्टा p विल बिकम इक्वल टू 1/2d इंटू 2xd की इक्वल आएगी वैल्यू, कैलकुलेट कर लीजिएगा इसको आप लोग। मीन्स यहाँ से जो डेल्टा p है ये इक्वल टू आ गया आपका xd अपान कैपिटल D। ठीक है, तो ये आपका जो है ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस हुआ। दैट इज ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस डेल्टा p इक्वल टू x स्मॉल d अपान कैपिटल D। देयरफॉर फेज डिफरेंस कितना आ जाएगा, अगर हम फेज डिफरेंस की बात करते हैं डेल्टा p, तो ये आपका फेज डिफरेंस 2 पाई अपान लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस के इक्वल होता है। जैसा कि पिछले लेक्चर में आप लोगों ने यहाँ पर फेज डिफरेंस के और पाथ डिफरेंस के रिलेशनशिप को देखा था, तो यहाँ पर ये आप लिख सकते हैं 2 पाई अपान लैम्डा इंटू एक्स डी अपान कैपिटल डी, ये आपका फेज डिफरेंस आएगा। और ये यहाँ पर ये आपका पाथ डिफरेंस नहीं, यहाँ पर फेज डिफरेंस फाई से रिप्रेजेंट किया था ना आपने, फाई होगा फेज डिफरेंस फाई 2 पाई अपान लैम्डा एक्स डी अपान कैपिटल डी। अब दोनों वेव जो सुपर इम्पोज कर रही हैं पॉइंट P पर, उनके बीच का ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस या फेज डिफरेंस आपको मिल चुका है, और इस फेज डिफरेंस या पाथ डिफरेंस को यूज करके हम ये बता सकते हैं कि कहाँ पर ब्राइट फ्रिंज बनेगी और कहाँ पर डार्क फ्रिंज बनेगी, क्योंकि जो x है डिस्टेंस, ये आपकी पॉइंट P की डिस्टेंस आपने लिया है फिगर में, और पॉइंट P पर जो भी फ्रिंज बनेगी उसकी पोजीशन
पॉइंट सी से आपको यक्स के फॉर्म में मिल जाएगी। ठीक है, अगर हम मान लेते हैं कि nth फ्रिंज का फॉर्मेशन हो रहा है, ये कह दें कि nth फ्रिंज का फॉर्मेशन पॉइंट P पर हो रहा है, तो जो डिस्टेंस x है उसको x n के फॉर्म में लिख सकते हैं। सिंपली यहाँ पर कन्वर्जन कर सकते हैं फॉर nth फ्रिंज। अब ये फ्रिंज आपकी ब्राइट या डार्क दोनों हो सकती है, ये तो बाद में पता चलेगा, ब्राइट और डार्क एट पॉइंट P। यहाँ पर मान लें कि x जो है वो x n के बराबर है, ये कह दें अगर, तो जो पाथ डिफरेंस है डेल्टा P उसको आप लिख सकते हैं x n के फॉर्म में। nth फ्रिंज के लिए अब वो ब्राइट होगी या डार्क होगी ये तो डिपेंड करेगा कि वहाँ पर ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस जो आ रहा है ये होल नंबर मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ है या ऑड नंबर मल्टीपल ऑफ हाफ वेवलेंथ है, लाइट की जो वेवलेंथ है। तो आइए देखते हैं अब पोजीशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। पोजीशन की बात करते हैं। सबसे पहले देखते हैं पोजीशन ऑफ मैक्सिमा, या इसी को आप कह सकते हैं ब्राइट फ्रिंज। जो ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन है वो क्या होगी ये यहाँ पर देखते हैं। तो ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन सिंपली आप यहाँ पर जानते हैं कि व्हेन डेल्टा P ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस इज होल नंबर मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ लैम्डा वी गेट मैक्सिमा। इस सिचुएशन में आपको मैक्सिमा मिलेगा। मतलब ये हुआ कि अगर हम x डेल्टा P की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दें तो xn की वैल्यू निकाल सकते हैं। देयरफॉर डेल्टा P की वैल्यू आपने लिखा xn स्मॉल d अपान कैपिटल D इक्वल टू n लैम्डा, एंड दिस विल प्रोवाइड xn इक्वल टू n लैम्डा कैपिटल D अपान स्मॉल d, and here xn will provide the position of bright fringe maxima form at point P। अगर पॉइंट P पर मैक्सिमा बन रहा है तो उसकी जो पोजीशन है xn सेंट्रल पॉइंट C से, तो ये यहाँ पर मैक्सिमा की पोजीशन है, पोजीशन ऑफ मैक्सिमा। यहाँ पर जो n है वो होल नंबर है, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, इसी प्रकार से अगर आपको मिनिमा की पोजीशन निकालनी है, पोजीशन ऑफ मिनिमा और डार्क फ्रिंज, तो मिनिमा की पोजीशन के लिए क्या कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कि जो आपका ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस है वो ऑड नंबर मल्टीपल ऑफ हाफ वेवलेंथ होना चाहिए। मतलब कि आप यहाँ पर लिख सकते हैं व्हेन डेल्टा P इक्वल टू 2n + 1, ये आपकी ऑड नंबर होगी अगर n इंटीजर है तो, इंटू λ/2। और इस सिचुएशन में आपको क्या मिलेगा, वी गेट मिनिमा। देयरफॉर इफ वी पुट द वैल्यू ऑफ डेल्टा P एज xn स्मॉल d अपान कैपिटल D
इक्वल टू 2n प्लस 1 lambda by 2, and this will provide xn equal to 2n plus 1 lambda small d upon 2d, and this is the position of मिनिमा। इस प्रकार से आप मिनिमा की पोजीशन निकाल सकते हैं। और यहाँ पर अगेन वेयर n इज इंटीजर 0 1 2 3 एंड सो ऑन। तो इस प्रकार से आपने देखा यहाँ पर कि जो पॉइंट P पर बनने वाली ब्राइट या डार्क फ्रिंज है उसकी पोजीशन सेंट्रल पॉइंट या सेंट्रल फ्रिंज से क्या है। हाँ, यहाँ पर लैम्डा कैपिटल D अपॉन 2 स्मॉल d, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है ना। तो ये जो यहाँ पर वैल्यू मिल रही है xn 2n प्लस 1 लैम्डा कैपिटल D अपॉन 2d, ये मिनिमा की पोजीशन या डार्क फ्रिंज की पोजीशन होगी सेंट्रल पॉइंट C से। xn इज द डिस्टेंस फ्रॉम सेंट्रल पॉइंट C, और किसकी डिस्टेंस है यहाँ पर, डार्क फ्रिंज की। और इसके पहले जो आपने लिखा था xn इज इक्वल टू लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d, n इंटू लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d, वहाँ पर आपको पोजीशन किसकी मिल रही थी, वहाँ पर पोजीशन मिल रही थी ब्राइट फ्रिंज की सेंट्रल पॉइंट से। और सेंट्रल पॉइंट यहाँ पर कैसा था आपका, ब्राइट था, क्योंकि सेंट्रल पॉइंट पर जो ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस है वो 0 है, जो कि मैक्सिमा की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। अब यहाँ पर देख लें थोड़ा सा कि जो ये ब्राइट एंड डार्क फ्रिंज की पोजीशन आप निकाल रहे हैं, इनके बीच का सेपरेशन क्या है। मतलब कि अगर एक डार्क से दूसरे डार्क, कॉन्जिक्यूटिव डार्क की बात कर रहे हैं, या एक ब्राइट से दूसरे ब्राइट फ्रिंज के बीच का सेपरेशन निकालें, तो उसे ही आगे चलकर कहते हैं फ्रिंज विड्थ। और फ्रिंज विड्थ के द्वारा हम कई चीज़ों को डिफाइन करेंगे यहाँ पर। तो आइए आगे देख लेते हैं यहाँ पर फ्रिंज विड्थ क्या होगी। फ्रिंज विड्थ, यहाँ पर हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे ग्रीक लेटर बीटा से, और सिंपली आप कह सकते हैं कि जो बीटा है, फ्रिंज विड्थ बीटा इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट और डार्क फ्रिंजेज। कोई भी दो फ्रिंजेज आप ले लें, चाहे वो दो कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट फ्रिंजेज हों या दो कॉन्जिक्यूटिव डार्क फ्रिंजेज हों, उनके बीच का जो सेपरेशन होगा वो फ्रिंज विड्थ बीटा कहलाएगा। अब अगर हम मैक्सिमा की बात करते हैं, मतलब कि यहाँ से आप लिख रहे हैं बीटा की बात कर रहे हैं, तो बीटा इक्वल टू आ जा रहा है डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट फ्रिंज है। मतलब कि अगर हम एक nth फ्रिंज लें, xn पोजीशन आएगी nth फ्रिंज की, जैसा कि आपने पहले भी निकाला, और दूसरी अगर उसके पहले वाली फ्रिंज ले लेते हैं, मीन्स xn-1 की बात करें, n-1th फ्रिंज की, तो इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है ये लिखा जाएगा और ये बीटा के इक्वल होगा। अब यहाँ पर ये xn एंड xn-1 टू कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट भी हो सकती हैं और टू कॉन्जिक्यूटिव डार्क फ्रिंजेज भी हो सकती हैं। अगर हम मैक्सिमा की बात करते हैं, फॉर मैक्सिमा, तो xn की वैल्यू आपने क्या लिखा था, n लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। तो इस सिचुएशन में xn-1 क्या हो जाएगा, n-1
लैम्डा कैपिटल डी अपान स्मॉल डी। देयरफॉर बीटा इक्वल टू आप लिख सकते हैं एन लैम्डा कैपिटल डी अपान स्मॉल डी माइनस एन माइनस वन लैम्डा कैपिटल डी अपान स्मॉल डी, और यहाँ से बीटा की वैल्यू आपको मिल जाएगी लैम्डा कैपिटल डी अपान स्मॉल डी। ये फ्रिंज विड्थ आएगी। ये कैलकुलेशन आपने किया जब मैक्सिमा की सिचुएशन या ब्राइट फ्रिंज की सिचुएशन को आपने अडाप्ट किया। इसी प्रकार से अगर आप डार्क फ्रिंज की सिचुएशन को अडाप्ट करते हैं, मतलब कि अगर हम मिनिमा की बात कर दें, फॉर मिनिमा, तो मिनिमा के लिए लिखेंगे तो एक्स एन की वैल्यू क्या लिखनी पड़ेगी आपको, 2n + 1 लैम्डा कैपिटल डी अपान 2 स्मॉल डी, एंड इफ वी राइट xn minus 1 then you may write 2n minus 1 plus 1, n की जगह पर n + 1 n - 1 पुट कर देंगे, लैम्डा कैपिटल डी अपान 2d। देयरफॉर बीटा इक्वल टू 2n + 1 लैम्डा कैपिटल डी अपान 2d माइनस 2n - 1 plus 1 lambda capital D upon 2d, and here again we get beta equal to lambda capital D upon small d। मतलब कि ये जो बीटा है गिवन एडजस्टमेंट के लिए ये आपकी कांस्टेंट वैल्यू मिल रही है, चाहे आप ब्राइट फ्रिंज के केस में कैलकुलेशन करें और चाहे डार्क फ्रिंज के केस में कैलकुलेशन करें। और साथ ही साथ आप ये देख रहे हैं कि जो फ्रिंज विड्थ बीटा है वो यहाँ से जो बीटा है अगर इसकी बात करें देन पहला पॉइंट आपके सामने आ रहा है कि बीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, और लैम्डा क्या है, वेव लेंथ ऑफ लाइट। मोनोक्रोमेटिक लाइट है, सिंगल वेव लेंथ लैम्डा। टी की अगर बात करें तो बीटा जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कैपिटल डी, एंड कैपिटल डी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन कोहेरेंट सोर्सेज एंड स्क्रीन। कोहेरेंट सोर्सेज S1 S2 की पोजीशन से स्क्रीन की पोजीशन के बीच की जो डिस्टेंस है वो कैपिटल डी है, एंड बीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल डी, एंड स्मॉल डी इज डिस्टेंस बिटवीन टू कोहेरेंट सोर्सेज। S1 एंड S2, S1 एंड S2 के बीच का जो सेपरेशन है स्मॉल d इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब कि अगर आपको इंटरफेरेंस पैटर्न में फ्रिंजेज की जो विड्थ है वो ज़्यादा रखनी है तो उस सिचुएशन में लैम्डा ज़्यादा होना चाहिए, कैपिटल डी ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन दोनों कोहेरेंट सोर्स के बीच का जो सेपरेशन है, बीच की जो डिस्टेंस है स्मॉल डी, ये कम होनी चाहिए। और यही सिचुएशन यहाँ पर आपको प्रोवाइड करेगी ऑब्जर्वेबल इंटरफेरेंस की कंडीशन। भाई कोई भी इंटरफेरेंस पैटर्न है और वो ऑब्जर्वेबल है, मतलब कि दिखाई पड़े कि उसमें फ्रिंजेज फॉर्म हो रही हैं। भाई इंटरफेरेंस हुआ लेकिन फ्रिंजेज आपको दिखाई नहीं पड़ रही हैं, फ्रिंजेज बहुत पतली बहुत बारीक बन रही हैं और आप उसको काउंट नहीं कर सकते हैं एग्जैक्टली, तो उस कंडीशन में वो आपका ऑब्जर्वेबल इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं होगा। ऑब्जर्वेबल इंटरफेरेंस पैटर्न होने के लिए ये आवश्यक है कि जो फ्रिंज विड्थ बीटा है ये लार्ज हो, मतलब कि फ्रिंजेज की चौड़ाई ज़्यादा हो, तब वो अच्छे से दिखाई पड़ेगा।
और उसके लिए आवश्यक है कि जो वेव लेंथ है लाइट की वो ज़्यादा हो। अगर आपने कोई मोनोक्रोमेटिक सोर्स ले लिया तो उस कंडीशन में जो वेव लेंथ लैम्डा है वो कांस्टेंट हो जाएगा, और उस सिचुएशन में अब फ्रिंज विड्थ बीटा केवल दो वैल्यू पर डिपेंड करेगा, एक तो स्मॉल डी और दूसरा कैपिटल डी। अगर कैपिटल डी ज़्यादा है तो बीटा ज़्यादा होगा, और स्मॉल डी कम है तब बीटा ज़्यादा होगा। मतलब कि ऑब्जर्वेबल इंटरफेरेंस पैटर्न के लिए कैपिटल डी की वैल्यू लार्ज और स्मॉल डी की वैल्यू वेरी स्मॉल लेनी चाहिए, तब आपका इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्जर्वेबल होगा। ठीक है। बिटवीन टू कोहेरेंट सोर्सेज, यहाँ पर लिखा है डिस्टेंस बिटवीन कोहेरेंट सोर्सेज एंड स्क्रीन। तो ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही, और देखते हैं बाकी चीज़ें अगले लेक्चर में। अगला लेक्चर इम्पॉर्टेंट होगा यहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर हम इंटरफेरेंस की कंडीशंस को डिस्क्राइब करेंगे, और ये देखेंगे वहाँ पर तीन कंडीशन। पहली होगी आपकी सस्टेन इंटरफेरेंस की कंडीशन, और उसके बाद देखेंगे कंट्रास्ट इंटरफेरेंस की कंडीशन, और फाइनली देखेंगे ऑब्जर्वेबल इंटरफेरेंस की कंडीशन, जो कि यहाँ पर थोड़ा सा हमने डिस्क्राइब किया था। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।